हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी की किताब में कुछ बॉक्स दिए होते हैं जो सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 इस तरीके से आपके चैप्टर में होते हैं। तो इनसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं 4+4 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे दो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा समझ लोगे तो आपके 8 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। टर्म 2 के एग्जाम में जो आपके चैप्टर आ रहे हैं उसमें से ये क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है और आपका चैप्टर वाइज में इसको करा दूंगा। ठीक है, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सोर्स। हमारा चैप्टर देखो, ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 का जो सोर्स 1 है इसको करते हैं। इसमें सोर्स 1 को आप पढ़ लो, तस्वीर की प्रशंसा में, यानी इसमें किसी चीज़ की प्रशंसा की जा रही है। तो अबुल फजल जो है वो चित्रकारी को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था। ठीक है, इसके बाद ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप आराम से पढ़ लो, उसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ का अगर हम रेखांकन करते हैं तो उसको तस्वीर बनाना कहा जाता है। जो युवावस्था में ही अबुल फजल जो था वो कहीं ना कहीं उसकी रुचि थी इन सब चीज़ों में, और इसको वो अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हुए कला को हर संभव प्रोत्साहन देते थे। चित्रकारों की एक बड़ी संख्या कार्य में लगा दी जाती थी, और उसमें क्या होता था कि निरीक्षण किया जाता था हर हफ्ते, और जो जिसकी चित्रकारी वगैरह बहुत अच्छी होती थी तो उसको उसके आधार पे इनाम वगैरह दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब होता था। तो मोटा मोटा आपको इतना समझ लेना है कि किस चीज़ पे ये सोर्स है आपका। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद आप सोर्स को पढ़ना, तब आपका हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखो, कई बार क्या होता है पेपर में हम गलती ये करते हैं कि सोर्स आ जाता है हम तुरंत सोर्स पढ़ने लग जाते हैं। सोर्स का आपको केवल हेडिंग इतना पढ़ लेना है, इसके बाद आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद फिर आपको सोर्स पढ़ना है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। जहाँ पे वो चीज़ें मिल जाए उसको हाईलाइट कर सकते हो, उसको बाद में आप लिख सकते हो पेपर में। ठीक है, तो ये आपको तरीका अपनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन है कि अबुल फजल जो था वो किस प्रकार चित्रकारी को सम्मान देता था। ठीक है, तो देखते हैं। अबुल फजल अपनी युवावस्था के एकदम शुरुआती दिनों से ही चित्रकला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की, यानी जब वो युवावस्था में था तब से ही उसका इंटरेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा था चित्रकारी में। वो इसको अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानता मानता था। ठीक है, और इस कला को हर संभव प्रोत्साहन ये दिया करते थे। चित्रकारों की एक बहुत बड़ी संख्या इन्होंने काम पे लगा रखी थी, और चित्रकारी का बहुत सम्मान किया जाता था। तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखो, एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे तो चित्रकारी के बारे में और भी ज़्यादा तारीफें लिखी हैं, तो वहाँ से भी आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसी में से पॉइंट को निकालोगे और फिर वहाँ पे लिखोगे, नहीं। एनसीईआरटी में और भी पॉइंट लिखे होंगे तो आप वहाँ से भी 1-2 लाइन लिख सकते हो उसमें, ताकि आपका आंसर जो है वो यूनिक बने, और यूनिक आंसर होगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं सोर्स में। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उस समय की चित्रकारी की विशेषता बताइए। विशेषता आपको इस सोर्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ विशेषता मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ आंसर। देखिए, उस समय की चित्रकारी की अगर हम बात करें तो उसमें ब्यौरे की सूक्ष्मता, परिपूर्णता, प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता दिखती थी, यानी कि सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे मुद्दों पे चित्र होते थे, पूर्ण होते थे बिल्कुल। उसकी प्रेजेंटेशन जो होती थी उसमें निर्भीकता, यानी कोई मतलब डर नहीं दिखता था, बिल्कुल साहसिक रूप से चित्रों का और रेखांकन किया जाता था, जो कि बहुत ही अतुलनीय था, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसमें क्या होता था कि निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान प्रतीत होती थी, यानी कि जो निर्जीव वस्तु है उसको इतनी खूबसूरती से बनाया जाता था कि ऐसा लगता था शायद इसमें भी प्राण है। तो इस तरीके से आपको चित्रकारी के बारे में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखो, इसका तीसरा क्वेश्चन, कौन से चित्रकार को उसकी, ठीक है, कौन से आएगा, कौन से चित्रकार को उसकी कलाकृतियों के लिए यूरोपीय चित्रकारों के समकक्ष रखा गया, यानी कि कोई ऐसा चित्रकार था जो बहुत ही अच्छी चित्रकला बनाता था। ठीक है, इसीलिए उसको यूरोपीय जो चित्रकार थे उनके बराबर का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस चित्रकार का नाम है बेहजाद। ठीक है, बेहजाद ये नाम है। बेहजाद जो चित्रकार था उसकी जो कलाकृति थी वो बहुत जबरदस्त थी, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था, उसको यूरोपीय चित्रकारों के बराबर रखा जाता था, आसपास रखा जाता था। ठीक है,
इसके बाद देखो तस्वीर से क्या अभिप्राय है, तो ये तो पहली लाइन में ही था, अभी हमने पढ़ा था पहली लाइन में, किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। तो हमें यहाँ पे आंसर में लिख देना है, ठीक है, किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अब यहाँ देखो डिक्टो लाइन भी आप उतार सकते हो और थोड़ा सा लाइन में एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, शब्दों को थोड़ा चेंज कर सकते हो। अगर थोड़ा सा शब्दों को चेंज करोगे तो आपको मार्क्स जो है और अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल डिक्टो अगर आप वहां से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो वहां पे फिर आपको थोड़ा नुकसान होगा, ये भी चीज ध्यान रखें। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन कि उत्कृष्ट चित्रकार यानी जो सबसे जबरदस्त, जो बहुत बढ़िया चित्रकार होते थे, उसको किस प्रकार सम्मानित किया जाता था। तो देखो हर हफ्ते क्या होता था, जो शाही कार्यशाला थी उसमें कई सारे निरीक्षक, उसमें क्या होता था अनेक निरीक्षक और लिपिक जो होते थे वो बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते थे। जो भी कलाकार ने जो चित्रकारी वगैरह बनाई है वो बादशाह के सामने लाई जाती थी। फिर महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टता के आधार पे वो जब देखते थे चित्रों को, उन्हें लगता था जो सबसे बेहतरीन होगा उसको इनाम देते थे। और कलाकार जो होते थे उनके मासिक वेतन में वृद्धि करते थे, उन्हें लगता था भाई इसने बहुत अच्छा काम किया तो उसका वेतन भी बढ़ा देते थे। तो ये चीजें यहाँ पे है। तो देखो 4-5 क्वेश्चन इस सोर्स में से बने हैं, आपको ये याद होने चाहिए। सोर्स आपका जो सेकंड है इसको देखते हैं, ठीक है। सेकंड सोर्स दरबारे अकबरी, अबुल फजल अकबर के दरबार का बड़ा सजीव विवरण देते हुए कहता है। यानी इसमें क्या है, अकबर के दरबार का विवरण मिलता है। और किसने कहा इसे, अबुल फजल ने कहा। इतना समझ लिया। इसके बाद आप वीडियो को पॉज करो और ये लाइनें जो है इसको आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अकबर के दरबार लगाने की सूचना देने का तरीका क्या था। तो देखो जब महामहिम दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है। ढोल जो होता था उसको बजाया जाता था, पीटा जाता था, और उसके साथ अल्लाह का गुणगान होता था, होता था, ठीक है। इस तरह क्या होता था कि सभी वर्गों के लोग जो होते थे उनको सूचना मिल जाती थी कि ढोल बज रहा है, और तो उससे समझ जाते थे कि कहीं ना कहीं दरबार लगाया जा चुका है। इसके बाद क्या है कि अकबर के दरबार में आने के बाद क्या कार्यक्रम होता था। जब अकबर जो है वो दरबार में आ जाता था तो क्या कार्यक्रम होते थे। तो उसके दरबार में आने के बाद जो महामहिम के पुत्र हैं, उनके जो पौत्र हैं, ठीक है, और दरबारी और वो सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी वो सभी हाजिर हो जाते थे। एक लाइन उनका एक स्थान बना होता था कि भाई इसको इस जगह पे, मतलब जैसा जैसा उसका पद है उसके हिसाब से उसके स्थान बने होते थे। तो सभी अपने स्थान पे क्या होते थे, खड़े हो जाते थे। और जो ख्याति प्राप्त विद्वान है, यानी जो मतलब अवार्ड विनिंग आप कह सकते हो, जो मतलब बहुत जिनका नाम हो, ऐसे विद्वान जन तथा विशिष्ट कौशल, जो कुछ मतलब स्पेशल स्किल जिनके अंदर हो, कुछ विशेष स्किल जिनके अंदर हो, इनमें निपुण व्यक्ति जो होते थे इनका व्यक्ति या आदर व्यक्त करते थे। और जो न्याय अधिकारी थे वो अपने रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत किए जाते थे। तो ये पूरा कार्यक्रम होता था, ठीक है। सभी लाइन में खड़े हो जाते थे अपने अपने स्थान पे, विद्वान जो होते थे वो उनका आदर करते थे, और न्याय अधिकारी जो होते हैं वो रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत करते थे। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोर्स आपका हो जाएगा ये सोर्स नंबर 3। दरबार में अभिजात, अभिजात का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उच्च वर्ग से, ठीक है। उच्च वर्ग आप ये कह सकते हो, अमीर वर्ग कह सकते हो उसको, आप इसको कह सकते हो ताकतवर वर्ग, यानी जो कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़ा हो किसी भी तरीके से, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, ठीक है, वो ताकतवर हो, सम्मानित व्यक्ति हो, उच्च वर्ग का हो, तो ये अभिजात में आते हैं, अमीर होते थे ये। तो देखो अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मोन्सेरेट ये उल्लेख करता है कि एक जेसुइट पादरी था जो कि अकबर के दरबार में रुका हुआ था। तो उसने क्या करा, उसका नाम था एंटोनियो मोन्सेरेट। इसने उल्लेख किया है दरबार के बारे में, अभिजात वर्ग के बारे में। देखो छोटा है तो मैं पढ़ देता हूं। कह रहे हैं कि सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा जो थे उन्हें दरबार में बुलाता है और निरंकुश आदेश देता है, ठीक है। राजा क्या है, अभिजातों को दरबार में बुलाता है और उनको निरंकुश आदेश देता है, जैसा मर्जी वैसा आदेश, जैसे कि वे उसके दास हों। इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता था, यानी उनकी उच्च पद होने के बाद भी उनको ऐसे ऐसे काम दे दिए जाते थे जो उनसे मेल नहीं खाते थे। तो ये है। तो क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, देखो सबसे पहले ये है कि ये जो विवरण है ये किसने प्रस्तुत किया है। तो अभी आपको क्या बताया था, जेसुइट पादरी था जिसका नाम था फादर एंटोनियो मोन्सेरेट, इसने किया है, ठीक है, इसके द्वारा। अगला है कि ये जो विवरण है ये किसके दरबार का है, तो अकबर के दरबार का है। अगला क्वेश्चन है कि राजा दरबार में अभिजातों को बुलाकर निरंकुश आदेश क्यों देता था।
देखो इसलिए देता था ताकि अभिजात जो लोग हैं वो सत्ता का बेधड़क इस्तेमाल ना कर पाए और अभिजातों पे राजा का नियंत्रण भी बना रहे, तो इन सब चीजों के लिए वो ये ऐसे आदेश देता था। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है सोर्स, बादशाह तक सुलभ पहुंच। ये भी किसने कहा है, पहले ये देखो, पहले जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य था मोन्सेरेट, इसने अपने अनुभवों का विवरण लिखते हुए ये कहा है, और ये पूरी स्टेटमेंट है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ देता हूँ। देखो, उससे भेंट करने की इच्छा, यानी जो राजा था उससे भेंट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए उसकी पहुंच बहुत ही सुलभ थी, यानी आसानी से लोग उस तक पहुंच जाते थे। इसके बारे में अतिशयोक्ति करना बहुत कठिन होगा, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना कठिन होगा। लगभग प्रत्येक दिन वह ऐसा टाइम जरूर निकालता था कि कोई भी आम आदमी या अभिजात वर्ग का व्यक्ति उससे मिल सके और बातचीत कर सके। मान लो किसी व्यक्ति को राजा से मिलना है, तो राजा उनके लिए टाइम निकालता था कि वो सभी से मिल सके। उससे जो भी बात करने आता था उन सभी के प्रति कठोर ना होकर स्वयं को मधुर भाषी और मिलनसार दिखाने का प्रयास करता था। उसे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग से जोड़ने में इस शिष्टाचार और भद्रता का बड़ा असाधारण प्रभाव था। यानी वो जो सबसे प्यार से मिलता था या फिर मधुर भाषी, आराम से बोलता था, मिलनसार व्यक्ति दिखाने की कोशिश करता था, तो इसे हम शिष्टाचार या फिर भद्र मतलब शालीन व्यवहार के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए वो लोगों के दिलों से जुड़ पाता था। ये आपकी स्टेटमेंट ऐसा कह रही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन, है कि यह विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जेसुइट पादरी था एंटोनियो मोन्सेरेट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ना कि जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य था। अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए उसकी पहुंच कैसी थी, तो अभी हमने पढ़ा कि उसकी पहुंच बहुत ही सुलभ थी, यानी आसान थी। सुलभ थी मतलब आसान थी। अकबर हमेशा ऐसा अवसर निकालता था कि कोई भी आम आदमी या अभिजात जो है उससे आराम से मिल सके, तो अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद देखो, मिलने वालों लोगों के प्रति बादशाह जो होता था उसका व्यवहार कैसा होता था, तो मधुरभाषी और मिलनसार दिखाने का प्रयास करता था, ठीक है। तो कठोर व्यवहार ना होकर मधुरभाषी व्यवहार था, ये ऐसे लिख सकते हो आप। इसके बाद देखो, ये आपके जो सैंपल पेपर था ना, सैंपल पेपर के अंदर दिया हुआ है। देखो आपके 5 के करीब चैप्टर आ रहे हैं। इसमें क्या है कि चैप्टर जो 9 है आपका, बहुत ज़्यादा चांस है कि एक सोर्स आपका केवल चैप्टर 9 से ही आ जाएगा, और बाकी जो सोर्स है वो बचे हुए चैप्टरों में से आ सकते हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर 9 के सोर्स है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आपको जाना है पेपर में, ठीक है। तो बादशाहनामा का सफर, ये पूरी स्टेटमेंट है, इसको देखते हैं। अब सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है, तो आप सभी जानते हैं कि हाँ, हस्तलिखित पुस्तक बोलते हैं जिसे। आज के तरफ प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, छपाई नहीं होती थी, तो क्या करते थे, पुस्तकों को हाथ से लिखते थे, ठीक है। तो इसको हम पांडुलिपि कहते हैं, यानी हाथ से लिखी हुई पुस्तक जो होती है उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। अवध के नवाब जो थे उन्होंने जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि क्यों भेंट की थी, तो देखो, मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपि की भेंट जो थी वो एक राजनयिकों को देने की एक प्रथा थी। उनके यहाँ पे प्रथा थी कि जो राजनयिक वगैरह आते हैं बाहर से, उनको पांडुलिपि गिफ्ट में दी जाती थी। तो इसी का पालन करते हुए जो अवध का नवाब था उसने जॉर्ज तृतीय को पांडुलिपि गिफ्ट की थी। और इसके बाद है कि बादशाहनामा के लेखक कौन है और ये किसके शासनकाल से संबंधित है, तो देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी, इसने बादशाहनामा जो है उसको लिखा है, और ये शाहजहां जो है उसके शासनकाल का इसमें विवरण मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 9 का सोर्स था वो खत्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा चांस है इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो इसको बिल्कुल याद करके जाना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मैंने बना रखी है 5 चैप्टर की आपके, और उन्हीं 5 चैप्टर को मर्ज करके अगर आप कहोगे तो एक वन शॉट पे बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको वो चैप्टर नहीं मिल पाते हैं, कि इधर उधर ढूंढते रहते हैं, कई बार नहीं मिल पाते हैं, तो मैं एक ही जगह मर्ज करके 5 चैप्टर को जोड़ के बना दूंगा वीडियो। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, 2 ढाई 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, या फिर आप अलग अलग चैप्टर वाइज जाके देख सकते हैं। देख लो बस उन्हें, क्योंकि पेपर में वहां से क्वेश्चन जरूर फंसने आपके, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।